ये जो प्रोजेक्ट है अ, अ, समाज में मीडिया का हो या जो अ, सिनेमा, उसका प्रभाव को बहुत ज़्यादा पुख्ता बनाना और एक मत बनाना, लोगों के मन में जिस तरह का मत निर्माण करना चाहते हैं, उस देश का जो प्रभुत्व वर्ग जो है वो करना चाहता है, उसके हिसाब से उसका उपयोग किया जाता है। अ, और ऐसा ही कुछ हमको इस देश में देखने को मिल रहा है। हालाँकि आपने जो कहा कि कुछ ही सालों से, लेकिन ऐसा नहीं है। काफ़ी सालों से इसका प्रदर्शन हमें नज़र आता है और ख़ास करके जैसे अगर आप देखते हैं ट्रांसफ़र ऑफ पावर के आसपास में, उसके बाद में पूरी तरह से जो फ़िल्म इंडस्ट्री है वह उम, मतलब आज़ाद भारत का भाग बन जाती है। उसके बाद में प्रसार भारती का निर्माण होता है, फ़िल्म टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का निर्माण होता है। ये तो इंस्टीट्यूशंस बनते हैं, लेकिन तथाकथित आज़ादी के पहले भी सिनेमा बन रहा था भारत में और सिनेमा के ज़रिए लोगों तक पहुँचा जा रहा था। लेकिन अगर आप इसका अगर देखते हैं चीज़ें क्या बदली है और क्या नहीं बदली है, इस पे भाष्य करना तो इसके आज के सेशन के स्कोप के बाहर की बात है। लेकिन हाँ, ये बात है कि 1947 या 1950 के पहले एक प्रभुत्व वर्ग के हाथ में ही सिनेमा का मीडियम हाथ में था और उस वक्त जिस तरह से एक उच्च वर्णीय प्रभुत्वधारी वर्ग का जो नैरेटिव और जो एक क्या कहते हैं डिस्कोर्स कहते हैं या जिसको भावना कहेंगे या समझ कहेंगे, उसी को आगे बढ़ाया जा रहा था। मसलन के तौर पर बहुत लंबे अरसे तक उसमें जाति की बात नहीं हो रही थी। उसमें जाति विहीन समाज को दिखाया जा रहा था, जैसे कि बिल्कुल सामाजिक स्थिति बिल्कुल गैर बराबरी है ही नहीं, सिर्फ अमीरी और गरीबी का फ़र्क दिखाने की कोशिश किए जा रहे थे, सिर्फ पुरुष और महिला के बीच में फ़र्क दिखाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अछूत कन्या या सुजाता या कुछ बहुत ही थोड़ी फिल्म और मराठी इसमें सिनेमा में कुछ फिल्म्स आई उस दौरान में, मैं 1947 के पहले की बात कर रही हूँ, जिसमें कि इन चीज़ों को दिखाने की कोशिश की गई। लेकिन अगर उनको छोड़ा जाए तो हार्डली एनी थे। इसके इसके विपक्ष में मतलब ये ना दिखाते हुए फिर क्या दिखाया गया, तो वही सब कुछ पुरातन कहानियाँ और एक विशिष्ट व्यवस्था के अंतर्गत में ढांचे में पुरुष और स्त्री के संबंध, उच्च वर्णीय और इनके संबंध, फ्यूडलिज्म को बहुत बड़े पैमाने में दिखाया गया। कभी-कभी आप देखेंगे कि 1947, 1951 और 50 और 60s का टाइम गया जब कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, जैसे आप राज कपूर की फिल्में दिखते हैं और जहाँ पर शैलेंद्र के गाने आते हैं, साहिर लुधियानवी के, ये श्रमिक लोगों की बातें सामने आती है। लेकिन यहाँ पर भी जो जाति का सवाल है वो दबा हुआ ही रहता है और इसमें इस जाति के सवाल को दबा के रखने में एक पूरे प्रभुत्व वर्ग का बहुत बड़ा उसमें हाथ रहा है, उसके ऊपर चर्चा ना हो। इसके साथ साथ ये होता रहा कि जब देश का विभाजन हुआ है पाकिस्तान और भारत में, तो एक धार्मिक भावना के साथ का बेस रहा है उस विभाजन के लिए। पाकिस्तान बनने के बाद में उनके इसमें जो संविधान बना, वह उसका सेक्युलर ढांचा उन्होंने दिखाया, लेकिन इस्लामिस्ट जो मान्यताएं हैं और इस्लामिस्ट जो समझ है और इस्लामिस्ट लोगों के हाथ में जो प्रभुत्व उनका रहा, उसी तरह से उधर का सिनेमा बनता चला गया। और यहाँ पर पहले में जो एक बहुत सारी आप फिल्में देखेंगे जहाँ पे मुस्लिम समुदाय के कल्चरल बैकग्राउंड के बारे में दिखाया जाता था, क्रिश्चियन बैकग्राउंड के बारे में दिखाया जाता था। आप अमृत मंथन अगर देखते हैं जो वी शांताराम ने बनाया था, उसमें बहुत ही नॉन ब्राह्मणिक या एंटी ब्राह्मणिक तरीके का प्रदर्शन किया था, जबकि
कहानी वो एक पुजारी की थी। तो ये तरह की बातें धीरे धीरे उर्दू पाकिस्तान जब बन गया तो उर्दू की चीज़ों को भी धीरे धीरे कम किया गया। और बिल्कुल भी आप देखेंगे कि पाकीज़ा 1970 तक पाकीज़ा फिल्म और मुगले आजम और दो चार ही चीज़ें फिल्में रही। उसके अलावा जो एक कल्चरल इस्लाम कल्चर या उसको उसके सेक्युलर वैल्यूज़ या मुस्लिम कल्चर या उर्दू कल्चर, उर्दू तहजीब, इसको भी पूरी तरह से हटाया गया। और जहाँ तक सिख लोगों का कल्चर या फिर बुद्धिस्ट कल्चर, ये तो दूर की बात रही। अब आप देखेंगे कि ये दोनों चीज़ें पैरेलली चलती रही। यही इसी दौरान में सत्यजीत रे की बनती रही, जिसको कि आर्ट फिल्म के तौर पर हमने कई लोगों ने बड़े होने तक, जब हमारे छुटपन की बातें हैं कि दूरदर्शन पर उनको आर्ट फिल्म के तौर पर हर संडे को दिखाया जाता था। लेकिन वहाँ पर भी मतलब अगर जाति का सवाल अगर उन्होंने सामने लाना या शेड्यूल कास्ट और बहुजन लोगों के प्रताड़न की बातें दिखाने उन्होंने शुरू की, तो उसमें भी इक्का दुक्का फिल्में सामने आई। अच्छा, ये दौर रहा, कुछ चला, ये आर्ट फिल्म के जरिए ये दौर चला। लेकिन यहाँ पर भी जो जाति व्यवस्था में जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो उच्च वर्णियों की तरफ ही बनाया गया। मतलब उसको प्रताड़न करने वाले भी लोग वही और उसमें से सोल्यूशन या समस्या का समाधान देने वाले भी वही, या फिर उनके उच्च वर्णीय हीरो को ले लिया गया। अच्छा, आप मैं तो यहाँ पर प्रतिनिधित्व की बात ही नहीं कर रही हूँ। रिप्रेजेंटेशन अगर आप देखेंगे एफटीआई में, सेंसर बोर्ड में या फिल्म इंडस्ट्री में खुद या फिर जो हीरो और हीरोइन के रोल्स में जिनका चयन होता था, उसमें कहाँ बहुजन होते थे? वो तो रोल बहुजन का होता था या शेड्यूल कास्ट व्यक्ति का होता था। तो लेकिन जिनका जो रोल वो अदा करते थे वो तो ब्राह्मण ही रहते थे। डायरेक्टर ब्राह्मण, उच्च वर्णीय, कायस्थ या फिर और कलाकार पूरे के पूरी तरह से। तो जो संवेदना और जो एक तरीके रियल लाइफ का डिपिक्शन जो आना चाहिए था बहुजनों के लाइफ के बारे में, वो कभी हमको नजर ही नहीं आया। और हाल ही के अभी मैं जल्दी से इस दौर के इसमें आती हूँ जहाँ पर हम लोग, मैं इसके साथ आपको फेज भी बता रही हूँ किस तरह से। आप देखेंगे कि डॉक्टर आम्बेडकर का फोटो, मतलब आप तस्वीर जो है आइकन, नेशनल लीडर्स के आइकन के तौर पर भी उनको मान्यता फिल्म इंडस्ट्री ने कब दी? लगभग मेरे ख्याल से राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की जो फिल्म आई थी जिसमें उन्होंने श्रमिक वर्ग का संघर्ष दिखाया था, क्या नाम था उस फिल्म का, उसमें पहली बार डॉक्टर आम्बेडकर की फोटो, और वो लेट 1970s या 80s की फिल्म है, लेट 70s की फिल्म है जिसमें कि वो उसका, तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट 25-30 साल के बाद में डॉक्टर आम्बेडकर के संविधान और उसकी बातें और वो तस्वीर सामने आई। उसके बाद में पूरा जबकि बॉलीवुड में एक साल में मतलब लगभग 100 फिल्मों के करीब बनती है फिल्में, तो ये नजर आता है। अब तुरंत ही हम लोग ये पिछले अगर 10 साल में देखेंगे तो फिर जैसे जैसे समाज में उथल पुथल हो रही है, जैसे जैसे समाज में अवेकनिंग हो रहा है, जागरूकता बढ़ रही है, लोगों के हक और हकूक की बातें सामने आ रही है, और शेड्यूल कास्ट बहुजन सभी जो लोग हैं वो सामाजिक और पॉलिटिकली ज़्यादा अपनी आवाज़ अगर बुलंद कर रहे हैं, तो उसका कुछ रिफ्लेक्शन धीरे धीरे फिर फिल्मों में होने लगा। लेकिन यहाँ पर भी जब आप आर्टिकल 19 देखा, 15 देखें या फिर हम लोग आरक्षण फिल्म देखें, तो यहाँ पर भी फिल्म बनाने वाले वो, हीरोज वो, रोल है बहुजन व्यक्ति का लेकिन निभा रहे हैं वो लोग। और इसके अलावा बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट वो बात हुई है कि सेवियर सिंड्रोम, मतलब संरक्षक संरक्षक सिंड्रोम ये सामने लाया गया, जिसमें कि खुराना जो हीरो है वही उसी को एक वर्ग का विशिष्ट वर्ग, उच्च वर्णीय वर्ग के लोग शेड्यूल कास्टों के, शेड्यूल ट्राइब के लोगों के ऊपर, मूल निवासी के ऊपर अत्याचार करेंगे, वो दिखाया जाता था। लेकिन उनके बचाने के लिए कौन आएगा? तो उनमें से हीरो निर्माण नहीं होगा, वो अपने हाथ में अपनी आज़ादी, अपनी मुक्तता या अपने समस्या का समाधान नहीं देखेंगे, उसके लिए एक उच्च वर्णीय हीरो, चाहे वो आईपीएस ऑफिसर हो या चाहे वो एडवोकेट हो या चाहे, कहने का मतलब है कि आपका उद्धार जो है हम ही लोग करेंगे। उसके बाद फिर अभी
कुछ चीज़ें बदलने लगी है, जैसे पा रंजीत की फिल्में हमको दिखती है, नागराज मंजुले की फिल्में हाल ही में नज़र आ रही है, तो अब जाकर कुछ चीज़ें बदलने लगी है कि वो जो समस्याओं के साथ में समस्याओं का समाधान और जाति विशिष्ट को सामने लाना, ये होता रहा। अभी आप देखेंगे कि जाति विशिष्ट को और जाति सामाजिक समस्या को और सामाजिक ढांचे को लाना बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि उसको छुपाया गया, इसलिए धार्मिक आइडेंटिटी को सामने बढ़ाने के लिए स्कोप मिला। उसके बाद उसकी चर्चा हम लोग अगले इसमें करेंगे। देखिए, माजी जी ने बताया कि झून मूवी और इसके बारे में, तो मेरा मानना कुछ डिफरेंट है। ये बात नहीं है कि हमारा समाज हमारी मूवीज को नहीं देखना चाहता, या फिर कश्मीर फाइल जैसी मूवी को उच्च वर्गीय और ब्राह्मण वर्ग के लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। उनका नेटवर्क और उनका सपोर्ट मीडिया से, सोशल मीडिया से, उनके नुमाइंदे, उनका नेटवर्किंग पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स सो कॉल्ड या नॉन इंटेलेक्चुअल्स का पहले से ही मौजूद है। जहाँ तक झुंड की बात अगर आप देखेंगे तो सिर्फ इसकी वजह से नहीं है उसका आमदनी कम हुई कि कम लोग गए। लोगों में तो बहुत उत्साह था देखने का, और लेकिन जो बैकग्राउंड अमिताभ बच्चन को रखने के बावजूद भी जो एक हवा बनाई गई कि वो मोस्टली महाराष्ट्रन बैकग्राउंड की है, और बिल्कुल उन्होंने उस तरह से रखा उसको, उसका डायलेक्ट उन्होंने रखा विदर्भ एरिया का, भाषा उसकी, सारा कुछ, और वो सारा कुछ उन्होंने वहाँ पर प्रोजेक्ट किया। अब यह जो यूनिवर्सलाइजेशन जो है, भाषा का यूनिवर्सलाइजेशन, डायलेक्ट का यूनिवर्सलाइजेशन, या महज पहचान भी होना या जानना भी। अब आप बताइए कि विदर्भ का जो हिंदी डायलेक्ट है, हिंदी बोलने की जो तरीका है, वो कितने लोगों को मालूम है? भोजपुरी फिल्म का तो मालूम है, अभी भोजपुरी अभी अभी लोगों को यहाँ पर पता चलने लगा है, तो कितने लोगों को मालूम है? नहीं मालूम है। तो उसका एक कल्चरल बेस होना भी बहुत जरूरी है। उनका तो ऑलरेडी एक मीडिया बेस है, सोशल मीडिया बेस है, सामाजिक प्रभुत्व है, सब कुछ है। उसके ऊपर एक कल्चरल बेस भी उनका बहुत ज़्यादा बड़ा है। हिंदी भाषा को तमिलनाडु में उतनी मान्यता नहीं है, लेकिन हिंदी भाषा को यूनिवर्सलाइज किया गया, और पूरे भारत में हिंदी भाषा को की राष्ट्रभाषा के नाम पे उसको यूनिवर्सलाइज करके जो बॉलीवुड का प्रेजेंस बना हुआ है, वो आज तमिलनाडु और तेलंगाना की इतनी अच्छी फिल्म होने के बावजूद वो उतना नहीं उनका बेस बन पाता, क्योंकि हिंदी को मान्यता है। तो इन चीज़ों को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। एक और बहुत बड़ी बात हुई है, इससे मैं आपको ये दर्शाना चाहूँगी कि ये जो नेटवर्क है और फिल्म इंडस्ट्री के अंदर में मौजूद परिवारवाद और कास्टवाद और कम्युनलवाद किस तरह से हावी होता है, ये इससे नज़र आता है कि झुंड मूवी का जैसे ही समझ में आने लगा कि ये फिल्म बहुत अच्छी बनी है और इसका सक्सेस होने के बहुत ज़्यादा आसार नज़र आ रहे हैं, तुरंत ही मराठी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर के एक्टर और एक्ट्रेस लोगों ने सोशल मीडिया में झुंड मूवी के लिए दुष्प्रचार शुरू किया। इतना ही नहीं तो संदिग्ध बातें शुरू की। कई फेमिनिस्ट महिलाओं ने नागराज मंजुले के प्राइवेट लाइफ में जाके चीजें निकाली और बताने की कोशिश की। ऐसी तमाम तरह का काउंटर एक पूरी तरह से सोचा समझा काउंटर हुआ, और इस तरह का सोचा समझा काउंटर हर जो बहुजन समाज के अंदर से आएगा, और अगर उसकी फिल्म ऐसी बनेगी कि जिसमें पैसा भी उन्हीं लोगों का लगेगा, डायरेक्टर भी वही, संगीतकार भी वही, गीतकार भी वही, एक्टर भी वही, सब कुछ रहेगा, तो ये उनको ये हश्र उनको भुगतना पड़ेगा, और ये प्रोसेस है, उसके थ्रू उनको जाना पड़ेगा। बावजूद इसके उसकी जो रीच हुई है वो काफ़ी अच्छी रही है, और ये बढ़ाई जा सकती थी ना अगर ये काउंटर प्रचार नहीं होता था। वैसे अगर आप देखेंगे जो फिल्म मराठी में आई थी हाल ही में, जयंती, उसका ओटीटी प्लेटफॉर्म पे उन्होंने होने ही नहीं दिया, उन्होंने उसको एस्टैब्लिश होने ही नहीं दिया। तो ये जो उनकी उद्यमता है और ये उनका जो डोमिनेंस है फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में, ये बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर लेवल तक लोगों को उनको चलने नहीं दिया, और वहाँ तक जाकर वहाँ पर ये षड्यंत्र करके इसको दबाने की कोशिश करते हैं। तो ये सब फैक्टर्स है।
हालांकि इन सब फैक्टर्स का मुकाबला करना पड़ेगा बहुजन जो फिल्म मेकर्स हैं उनको। अब मैं आपको बताना चाहूँ कि जिस तरह से आपने ये जो धार्मिक ध्रुवीकरण और जो धार्मिक ध्रुवीकरण करने वाली फिल्में जो बन रही है, ये जायज़ है कि ये प्रोजेक्ट की तरीके से ही है जो उच्च वर्णीय स्थापित वर्चस्वता स्थापित करने का जो प्रोजेक्ट है वो 1950 से ही शुरुआत हुई है और उसी का कंटिन्यू हो रहा है। अभी मगर जो बीजेपी के काल में एक धार्मिकता को सामने लाने का जो और बड़े चढ़े तरीके से कोशिश हो जा रही है, उसकी मुझे अगर पीके की भी बात करती हैं तो जब तक वो चर्चा फॉर में या अगेंस्ट में धार्मिक आइडेंटिटी या धार्मिक पहचान के ऊपर होती रहेगी, तब वह धार्मिक ध्रुवीकरण के हक में ही वो बात जाती रहेगी। क्यों? क्योंकि लोग अपने को धार्मिक पहचान के अनुसार ही वो आइडेंटिफाई करते रहेंगे, उसके लिए संवेदना होगी, उसके लिए घृणा होगी, उसके खिलाफ जाएंगे या पक्ष में जाएंगे। पक्ष में हो या खिलाफ में हो, धार्मिक के अंदर में ही उनका प्रोज एंड कॉन्स बढ़ते चले जाएंगे। और ये वैसा क्यों करना चाहते हैं? अब देखेंगे आप कश्मीर फाइल्स ना केवल उसमें धार्मिक ध्रुवीकरण किया गया, लेकिन उसमें इतिहास के पुख्ता चीज़ों को अभी इस हाल में, इस दौर में, जबकि पूरी तरीके से डेटा हमारे पास उपलब्ध है, स्टैटिस्टिक्स हमारे पास उपलब्ध है, तमाम पिछले 30-40 साल में ज़्यादा से ज़्यादा पूरे स्ट्रेचिंग करने के बावजूद 499 कश्मीरी पंडित का इसमें किल किए गए, जिसमें जो कि जेनोसाइड की व्याख्या में भी नहीं आता है। उतने तो शेड्यूल कास्ट लोगों के लोग तो एट्रोसिटीज में रोज मर जाते हैं। अगर आप पूरे देश भर के आंकड़े निकाले, जितने की रिपोर्टिंग होती है और जिनकी रिपोर्टिंग नहीं होते हैं उनका आंकड़े निकालेंगे तो एक साल के अंदर में तो इन लोगों के 2000, 3000, 10,000 से ज्यादा लोग मर जाते हैं। और भूखमरी और सारी पॉलिसीज की वजह से जो लोगों की मौतें हो रही है वो बात अलग है। मैं ये वाकई में जाति के अंतर्गत या आइडेंटिटी पहचान की वजह से मर जाना या मारा जाना या एट्रोसिटीज होना, इसकी लेकिन बात वहां पर सामने नहीं आने दी गई। इसके अलावा कश्मीर फाइल्स के उसके बाद में तुरंत ही विकिपीडिया और अन्य जगहों पर आंकड़ों को और डेटा को डिस्टॉर्ट किया गया, बदला गया, जब लोगों की तरफ से सवाल होने लगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और एक बहुत बड़ा इसके पीछे मतलब सोची समझी तरीके से और एक बहुत ज़्यादा प्लानिंग के साथ इन चीज़ों को किया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखेंगे जयंती फिल्म जो है वो न कहते हुए उसमें वहाँ पर हमारी बस्तियाँ, बहुजनों की बस्तियाँ, वो नागपुर की बस्तियाँ, मैं उसका एग्जाम्पल वो पिक्चर में है, वहाँ पर शेड्यूल कास्ट के लोगों के अंदर के सिख और मुसलमान और बौद्ध और SC ST OBC के जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो तो यूं ही रह लेते हैं। उन लोगों को एक दूसरे को वो सिख करके नहीं जानते हैं, वो अपना वहाँ पर हमदम, हमराही और अपने साथ आजू बाजू में रहने वाला व्यक्ति करके जानते हैं और उनके बीच में दोस्ती भी होती है। तो एक बहुत ही सहज प्रक्रिया, वो अपने आप को अपनी धार्मिक आइडेंटिटी में अपने आप को नहीं पहचानते। आप अगर जाएंगे नागपुर नॉर्थ के एरिया में, गुरुद्वारा भी वहाँ पर है और वहाँ मॉस्क भी है, लेकिन कोई भी अपने आप को ये सिख है या ये ईसाई है या इस तरह से नहीं, वो सारे के सारे शेड्यूल कास्ट है, सारे के सारे बहुजन है और वो मिलते भी हैं, वो ये भी करते हैं, सारा पिक्चरें भी देखते हैं, सारा कुछ इकट्ठा करते हैं वो लोग, उनको कोई। लेकिन जब दंगे फसाद करवाए जाते हैं और किए जाते हैं तो उसका ही महाराष्ट्र में ही नहीं तो पूरे भारत में हमने यही चीज़, यही प्रक्रिया अपने आप में किस तरह से तब्दील हो जाती है जब वही व्यक्ति अपने आप को शेड्यूल कास्ट, OBC या पसमानदा न समझते हुए वो अपने आप को हिंदू या मुसलमान या सिख समझने लग जाता है। अब वो क्यों चाहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है जानना, क्यों चाहते हैं? चाहे PK जैसी फिल्म हो या कश्मीर फाइल जैसी फिल्म हो, वो क्यों चाहते हैं कि धर्म के आधार पर वो पहचान सामने आती रहे। धर्म के आधार पर पहचान आगे आती रहेगी तो धर्म के अंदर में जो शोषण हो रहा है, जो धर्म के अंदर में जो प्रताड़न हो रहा है, उसके तरफ से लोगों का ध्यान हट जाएगा, सीधी सी बात है। और उनका ध्यान जाएगा उसके प्रतिरोधी की तरफ कि वो मुसलमान ने बीफ खाया, मुसलमान ने ऐसा किया, मुसलमान ने फला किया, ढिका किया।
उसके ऊपर उनका ध्यान रहेगा। हिजाब पहना नहीं हिजाब पहना, कितने लोग अंदर में आए कितना नहीं हुआ, इसके ऊपर। लेकिन धार्मिक पहचान के अंदर में SC ST OBC का व्यक्ति वह इस अपने जाति के शोषण में और अपनी कैटेगरी के शोषण में OBC कैटेगरी करके खुद को पहचानेगा, तो वो अपने हक और हकूक के लिए देखेगा। मेरी नौकरियां कहाँ है, मेरा रिजर्वेशन कहाँ है, मेरे को मेरा एम्प्लॉयमेंट किधर है, मेरा कास्ट सेंसस किधर है, मेरे लोग किधर है, मेरी कितनी महिलाएं वहाँ पर मौजूद है, मेरे संगठनों का क्या हाल है, मेरे संगठन कहाँ तक आगे बढ़ पा रहे हैं, वो इन चीज़ों के ऊपर चर्चा करेगा। लेकिन जैसे ही वो धार्मिक इसमें चला जाएगा तो जायज़ है कि वह मुसलमानों के ऊपर उसका ध्यान केंद्रित रहेगा, या फिर जो भी जैसे छत्तीसगढ़ में क्रिश्चियनों के ऊपर ध्यान केंद्रित रहेगा, या पंजाब में जाएंगे तो सिखों के ऊपर ध्यान केंद्रित रहेगा। तो इस वजह से इस चीज़ को आगे बढ़ाया जा रहा है। मेरा मेरा कहने का मतलब थोड़ा डिफरेंट है। तो मेरा कहने इसमें का मतलब है मैं कि अगर आप जस्ट हिंदी कंक्लूड कर लेते हैं। धार्मिक फेवर में भी दिखाएंगे जैसे कि आप कह रहे हैं, जैसे कि दोनों में समभावना या ये साथ में आना, इस तरह का जैसे पीके का आप बोल रहे हैं, या इस तरह प्रो प्रो दोनों में दोस्ती वगैरह। मेरा थोड़ा सा डिफरेंट ये है, मुझे लगता है कि जाति और कास्ट को दिखाना ज़्यादा ज़रूरी है। धर्म का अगर आप फॉर्म में दिखाएं या अगेंस्ट में दिखाएं, वो धार्मिकता के अंदर ही उसकी चर्चा होती रहती है। और हिंदू मुस्लिम यूनिटी बोलो, या फिर हिंदू सिख यूनिटी बोलो, या हिंदू क्रिश्चियन यूनिटी, या बौद्ध और क्रिश्चियन यूनिटी, ये चीज़ें उसको धर्म के आधार पर और धर्म के अंदर ही उसकी चर्चा रहती है, और वह धार्मिकता बढ़ती है उधर से। धार्मिक ध्रुवीकरण कम होने के बजाय धार्मिक ध्रुवीकरण को उसको इजाफा मिलता है। ये मेरा आपके कहने से थोड़ा डिफरेंट है, और उसको मैं ये स्थापित करना चाहती हूँ कि वह होना चाहिए। और जैसे जैसे काला हो, कर्नल हो, और ये जो अभी नागराज मंदिर के सैराट हो, ये इन्होंने जाति को बीच में सामने लाया है, और धर्म का जो आइडेंटिटी है उसको विलीन होने दिया, उसको बैकग्राउंड में रखा, या उसका कोई महत्व नहीं दिखाया। इसमें कौन सा धर्म अच्छा है या कौन सा धर्म अच्छा नहीं है, उसका भी कोई चर्चा नहीं है। वो दैट इज नॉट ऐसा ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि सभी धर्मों को गलत बोलना ये जरूरी नहीं है। तो डॉक्टर आम्बेडकर ने पहले ही बता दिया, सभी धर्मों का को इक्वालेंट में लाना अपना मकसद नहीं है। SC ST OBC में उसको जो धर्म है, उसको मिला या थोपा गया धर्म है, वो कितना उसके खिलाफ जाता है, और वो उसके आइडेंटिटी भी नहीं होनी चाहिए। और वो उसको तभी हम लोग एक डेंट लगा सकते हैं जब हम जाति का मसला सामने, या जातिगत विषमता को सामने लाएंगे, जो कि सैराट हो या नागराज हो या पारंजित हो, या ये लोग अभी कोशिश कर रहे हैं। और उसको काउंटर करने के लिए कश्मीर फाइल्स बोलो, अभी देखिए आप, ये हुड़दंग मूवी आ रही है, कश्मीर फाइल्स आ गई, और उसमें लोग उसके इसमें आ गए बहकावे में, और हुड़दंग आया तो उसमें डायरेक्ट रिजर्वेशन को दिया है धक्का, और लोगों को, पूरे तमाम समाज को, SC ST OBC के लोगों को नीच और सबसे ज्यादा गिरा हुआ और इनकेपेबल और नालायक बोला हुआ है, और हुड़दंग के लिए लोग तैयार है देखने के लिए। तो सेंटर स्टेज में कास्टिज्म और कास्ट व्यवस्था और जाति व्यवस्था लाने की कोशिश बहुजन फिल्मकारों ने करनी चाहिए, और धर्म के कोई भी प्रश्न को बैकग्राउंड में रखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है।